नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश में होने वाले नगर सरकार के चुनाव में भी कांग्रेस आदिवासी वोट बैंक के भरोसे नजर आ रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर हुई आदिवासी कांग्रेस विधायकों की बैठक से तो यही कुछ संकेत मिल रहे हैं। कांग्रेस नगर सरकार के चुनाव में कोई भी रिस्क लेने के मूड में नजर नहीं आ रही है, इसलिए उसने अभी से जातिगत समीकरण बिठाना शुरू कर दिया है। खासतौर पर कांग्रेस का आदिवासी इलाकों पर ज़्यादा फोकस है। यही कारण है कि पीसीसी चीफ ने आदिवासी नेताओं को एकजुट रहने की सलाह दी है। अब ऐसे में सवाल यही कि इस बार नगरीय निकाय चुनाव में क्या कांग्रेस पर मेहरबान होंगे आदिवासी? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस ने निकाय चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। उपचुनाव की हार का दंश झेल रही कांग्रेस नगर सरकार के चुनाव में कोई भी रिस्क लेने के मूड में नजर नहीं आ रही है, जिसको लेकर कांग्रेस ने अभी से जातिगत समीकरण बनाना शुरू कर दिया है। साथ ही अपने परंपरागत आदिवासी वोट बैंक को भी साधने की कवायद तेज कर दी है, या यूं कहें कि एक बार फिर कांग्रेस आदिवासी वोट बैंक के भरोसे है, जिसको लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर पार्टी के आदिवासी विधायकों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, पूर्व मंत्री बाला बच्चन, ओमकार सिंह मरकाम सहित आदिवासी विधायक मौजूद रहे। हालांकि पार्टी से लंबे समय से नाराज चल रहे आदिवासी नेता उमंग सिंघार ने बैठक से दूरी बनाए रखी, जो चर्चा का विषय रही। इस दौरान बैठक में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक बार फिर अपने नेताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाया और अपने आदिवासी नेताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी को निशाना बनाया। कमलनाथ ने बीजेपी पर बांटने और तोड़ने का आरोप लगाया। इसके साथ ही कहा कि भाजपा ने आदिवासी वर्ग को भी बांटने का काम किया है। वहीं बैठक से बाहर निकले पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने प्रदेश सरकार पर कांग्रेस के आदिवासी समाज से ताल्लुक रखने वाले विधायकों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला। वहीं कमलनाथ सरकार में गृह मंत्री रहे बाला बच्चन ने कहा है कि कांग्रेस सरकार जाने के बाद से ही प्रदेश में आदिवासियों का वर्ग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। आज वही है ना, आदिवासी क्षेत्र में जाके जो लोगों के बीच में जाए, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, उनके यहाँ जो योजना चल रही है उसको बंद की जा रही है, लोगों को रोजगार मिले, नौजवान रोजगार भटक रहे हैं, उनको रोजगार भी नहीं दिया जा रहा, इसकी लड़ाई लड़ना है। ये कांग्रेस हमेशा गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ती रहेगी, ये हमारा एक मंत्र दिया है। नहीं देखिए, जहाँ पर जैसे मेरी विधानसभा क्षेत्र की एक ठीकरी नगर पंचायत अभी नई जो बनी है, बड़वानी पानसेमल विधानसभा में एक निवाली बनी है, ऐसी बहुत सी जगह नई नगर पंचायतें भी जो बनी है, तो वहाँ पर भी हम लोग काम कर सके। और हम लोगों को भी, जैसे मुझे भी आदरणीय नाथ साहब ने और कांग्रेस पार्टी ने मुझे भी नगर निगम उज्जैन नगर निगम के चुनाव की जिम्मेदारी दी है, तो सब जहाँ भी जो जिसकी जो जिम्मेदारी है वो ठीक ढंग से जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सके और अपना परफॉर्मेंस देकर कांग्रेस किस तरह से कमबैक ये अभी इस लोकल बॉडीज के चुनाव में कर सके, इससे संबंधित भी चर्चाएं हुई। जब कांग्रेस बीजेपी पर आदिवासी समाज को बांटने का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी कहां चुप बैठने वाली थी। आदिवासी कांग्रेस नेताओं की बैठक पर बीजेपी ने भी तंज कसा और कहा कि आदिवासियों को रिझाने के लिए यह कोई भी प्रपंच और प्रोपेगेंडा अपना ले, लेकिन इनकी खुद की ही पार्टी में दरार पड़ी हुई है, जिसका जीता जागता उदाहरण बीजेपी ने उमंग सिंघार को बताया। बीजेपी ने कहा कि उमंग सिंघार को दरकिनार कर दिया गया है, कांतिलाल भूरिया के बेटे को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया, तो ऐसे में उमंग सिंघार से पीसीसी से भी दूरी बना दी और नेता प्रतिपक्ष की दौड़ से भी उन्हें हटा दिया गया। कांग्रेस में जो दिग्विजय सिंह का दरबारी है, उसी के काम होते हैं, उन्हें ही पद मिलते हैं। देखिए, कांग्रेस आदिवासियों को साधने के लिए जो प्रपंच प्रोपेगेंडा कर रही है करती रहे, लेकिन दरार तो उनके अपनी पार्टी में पड़ी दिखाई पड़ रही है। जो दिग्विजय सिंह जी का दरबारी है वही नेता स्वीकार्य है। क्या कारण है कि खरी खरी कहने वाले श्रीमान उमंग सिंघार जी को दरकिनार करने की कोशिशें हो रही हैं? क्या कारण है कि जानबूझकर कांतिलाल भूरिया जी के सुपुत्र श्रीमान विक्रांत भूरिया जी को युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, ताकि पीसीसी और एलओपी दोनों पद पर उमंग सिंघार जी की दावेदारी खारिज हो जाए?
चलने वाला आदिवासियों का नेतृत्व तो कांग्रेस के भीतर है, उसको खारिज करने का काम जमुना देवी जी के समय भी हुआ और अब भी जारी है, ये लगातार होता रहेगा। तो जाहिर है कि एक बार फिर कांग्रेस आदिवासी वोट बैंक के सहारे है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव हो या 2018 के विधानसभा चुनाव या फिर विधानसभा उपचुनाव, इन तीनों चुनावों में कांग्रेस ने आदिवासियों को खूब रिझाने का प्रयास किया, जिसका नतीजा कुछ खास नहीं निकला। लेकिन अब कांग्रेस निकाय चुनाव में भी आदिवासी समाज को अपने पक्ष में करने की तैयारी में है। अब देखना होगा कि निकाय चुनाव में आदिवासी समाज किस पर मेहरबान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो कांग्रेस की इसी आदिवासी सियासत और नगर सरकार से जुड़े उनकी तैयारियों पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य दीपक वालेचा। प्रभु जी, सबसे पहले कि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, 47 सीटें आदिवासियों के लिए विधानसभा में रिजर्व है, 23% आदिवासियों की आबादी है और लगभग 20 से 22 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर आदिवासी निर्णायक स्थिति में हैं। अब कांग्रेस जो कुछ कर रही है जतन, क्योंकि 2018 में जो कांग्रेस को मध्य प्रदेश में जो भी कुछ सफलता मिली या बीजेपी से ज़्यादा सीटें मिली, तो उसमें आदिवासी सीटों का एक बड़ा रोल था। खासतौर से अगर निमाड़ की बात करें और महाकौशल में, इन क्षेत्रों में कांग्रेस को आदिवासी बहुल क्षेत्रों में अच्छी जीत मिली थी। अब जबकि कांग्रेस वापस आदिवासियों पर फोकस कर रही है और ख़ास बात यह है कि आज जिस प्रकार की बैठक बुला गई, लेकिन निमाड़ के एक बड़े आदिवासी चेहरे उमंग सिंगार गायब थे और बीजेपी उनको लेकर चिंता जता रही है, उनको यमुना देवी भी याद आ रही है। तो इस कवायद को किस तरीके की देखा जाए कि क्या कांग्रेस वाकई उम्मीद कर रही है कि वो वापसी की कोशिश कर रही है या केवल एक मैसेज देने का खेल है, एक राय मशवरा कर रहे हैं कमलनाथ, जिससे पता चल सके कि उनके नेतृत्व को लेकर आदिवासी विधायक क्या सोचते हैं, बाकी विधायक क्या सोचते हैं और धीरे धीरे सबको अलग अलग गुटों में सबसे बातचीत की जाए। उसके बाद वो अपना सियासी एजेंडा तय करे कि उनको भविष्य में क्या करना है और बताया जाए कि ऐसा विधायक चाहते हैं या मेरे को या मुझे 2023 की भी चिंता है या अगले इसी साल जो मार्च के बाद नगरीय निकाय चुनाव होना है उस पर भी मेरा पूरा फोकस है। देखिए मनोज जी, कमलनाथ जो कर रहे हैं वो उनको करना ही चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने आदिवासियों के दम पर उनको जो मिली सत्ता थी वो गंवा दी है। अब याद कीजिए कि इस मध्य प्रदेश में 47 आदिवासी सीटों में से 31 सीटें पिछले चुनाव में कांग्रेस के हाथ में आई और इस 31 सीटों को जीतने में एक बड़ा योगदान दिग्विजय सिंह की उस यात्रा का भी था। जो यात्रा दिग्विजय सिंह ने निकाली थी, उस यात्रा में वो कई सीटों से गुजरे थे आदिवासी बहुल क्षेत्रों से, उसकी वजह से चुनाव में उनको जीत एक मुश्त हासिल हुई आदिवासी क्षेत्रों में और ये सरकार कांग्रेस की बनी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कमलनाथ जी जो बात कह रहे हैं उसको साबित करने के लिए उनके पास बहुत सारी चीज़ों को सामने रखनी चाहिए। यदि वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अलग अलग संगठनों के जरिए आदिवासियों को बरगलाने की कोशिश कर रही है, तो फिर ये उनको बताना चाहिए प्रमाण के साथ कि कौन से संगठन ऐसे हैं जो आदिवासियों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, उनको भटकाने का काम कर रहे हैं। ये भी मनोज जी स्थापित सत्य है कि मध्य प्रदेश या देश में लंबे समय तक कांग्रेस सरकार रही आज़ादी के बाद से, संविधान उनके सामने बना, आदिवासियों को लेकर बहुत सारे कानून उन सरकारों ने बनाए, तो कहीं ना कहीं उन सरकारों का योगदान जो है, कांग्रेस का योगदान आदिवासियों के प्रति रहा, आदिवासियों का स्नेह भी कांग्रेस को मिलता रहा। बिल्कुल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम मध्य प्रदेश में उसको तोड़ने की कोशिश की है, झारखंड में उसको तोड़ा है, बिहार में भी तोड़ा है। कई राज्य ऐसे हैं जो आदिवासी बोलिए, हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना दखल बनाया है, तो उनने उनके लिए काम करके है, उनके बीच में काम करके जगह बनाई है। तो इसलिए कांग्रेस भी लगभग उसी पैटर्न पे यदि मध्य प्रदेश में चलती हुई दिखाई दी कि उसको वापस सत्ता में आना, यदि नगरीय निकाय चुनाव की बात करिए या आने वाले विधानसभा चुनाव की बात करिए, उसके बाद होने वाले लोकसभा चुनाव की बात करिए, तो वो उस वोट बैंक को सहेजना चाहते हैं। और चूंकि एक राम मंदिर का इशू जो भारतीय जनता पार्टी जिसको लेकर निकल रही है, और आप याद कीजिए कि इसी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता कमलनाथ और उनके दूसरे नेताओं ने ये कहा था कि आदिवासियों वो हिंदू नहीं है, वो अपने आप को हिंदू ना लिखना बंद कर दें, मतगणना के लिए कहा था जी। तो ये जो है, ये जो शब्द वो कांग्रेस का जो स्ट्रेटेजी थी, वो स्ट्रेटेजी उनकी ये बता रही है, वो ये तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आदिवासियों का एक अलग वोट बैंक बने
जो भाजपा की तरफ जो गया हुआ है उसको भी तोड़कर वो अपनी तरफ करना चाहते हैं। ये पूरी कोशिश उनकी कमलनाथ की है, और यदि उनको वापस सत्ता में आना है तो सत्ता की राह यहीं से निकलती है। इसलिए कमलनाथ जी, यदि हम कहें कमलनाथ के लिहाज से या कांग्रेस के लिहाज से, तो वो सही पैटर्न पर चल रहे हैं। जी दीपक जी, कांग्रेस तो सही पैटर्न पे चलती नजर आ रही है, अब आप कब सुध लोगे? क्योंकि जो दलित और जो आदिवासियों में जो बीजेपी ने दखल बनाया, जिनके कारण 3 साल लगातार सरकार बनी, ग्वालियर चंबल में दलित वोट बैंक आपका खिसका, उसके नतीजे आपके सामने हैं। और महाकौशल और विंध्य और निमाड़ की जहाँ की हम बात करें, जहाँ आदिवासी आपसे सरका, वहाँ के नतीजे आपके सामने हैं। तो क्या कोई अलग से रणनीति बनाएंगे, या जैसा कि संघ परिवार पहले प्रयास में था कि आदिवासियों के बीच वापस से उनकी वो पुरानी पेड़ बने, उनको हिंदू बताया जाए, उनको वापस जोड़ा जाए और उनको समझाया जाए कि आपकी भलाई हमारे साथ जुड़े रहने में है, बीजेपी के साथ या संघ परिवार के साथ, या हिंदू बने रहने में, यह कहे तो? भाई साहब, मैं आपको सर्वप्रथम बताना चाहता हूं कि हिंदू मुस्लिम जैसे पार्टी का कोई उद्देश्य न रहा है, और हमारा वोट बैंक आदिवासियों से खिसका है, बिल्कुल भी मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए मूड में नहीं हूं। चाहे आप 2003 का चुनाव देखिए, चाहे 2013 का चुनाव देखिए, या चाहे 2018 का चुनाव देखिए, झाबुआ की 7 सीट जो आज हमने जीती, उसके बाद लोकसभा सीट भी हमने वहाँ पर जीती। तो आदिवासी वोट बैंक 3 दशकों से, आज से नहीं, लगभग विगत 30-35 सालों से आदिवासी, चाहे वोट हो, चाहे किसी भी जाति के वोट बैंक हो, सारी जाति का वोट बैंक हमारे साथ है। और यही है कि आज हम केंद्र से लेकर, मध्य प्रदेश से लेकर केंद्र तक अपनी सरकार बनाने में साबित हुए हैं। और जहां तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस अपनी पूरी तरीके से जमीन खो चुकी है। उसके पास अब क्षेत्रीय पार्टी का उनका दर्जा रह चुका है, और धीरे धीरे करके जो उनकी जो दलदल है, और उनके जो आपस में इनके नेता आपस में लड़ मड़ के इस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं कि वो अपना वर्चस्व खुद खो चुके हैं। और जैसे कि अभी ऐसी पार्टी जो आपके बराबर वोट लेती है, आपसे ज्यादा सीट लेती है, और आप कह रहे हैं कि वो वोट बैंक होती जा रही है, तो कहाँ भाई साहब? आप आज तो विधानसभा 2018 के आप नतीजे देखिए, आंकड़े देखिए, आपको गवाह मिल जाएगी। सिर्फ 50,000 वोट कांग्रेस को बीजेपी से कम मिले हैं, और सीटें बीजेपी से ज्यादा मिली थी। देखिए भाई साहब, अगर आप 15 सालों तक हमने लगातार इस मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाई रखी है, और 15 साल के बाद जनता ने अगर एक थोड़ा सा अल्प विश्राम अगर हमें दिया भी, तो उसके साथ साथ जो हमारे अंदर कमियां थी, हम अपना मैसेज पार्टी का मैसेज प्रॉपर जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। और उसका 5 साल के लिए दिया था आपने, उसको अल्प कर दिया। नहीं भाई साहब, ये जनता का विश्वास था। ऐसा होता तो हम 28 विधानसभा जीत को बहुत प्रबलता से जीत के और फिर से आज हम सरकार बनाने में सफल नहीं होते, और जनता का हमारा साथ नहीं होता। तो निश्चित रूप से जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश से लेकर केंद्र तक है, और हमेशा रहेगा। उसका एक जीता जाता प्रमाण है कि हम सबका साथ सबका विकास पे विश्वास रखते हैं, और माननीय मोदी जी और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हम एक बहुत बेहतर सरकार बनाकर और चला भी रहे हैं। इसका जीता जाता प्रमाण है कि चाहे किसी भी तबके के लोग हों, चाहे वो आदिवासी हों, चाहे सामान्य हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सब हमारे लिए अंतिम पंक्ति में खड़े लोग भी जो हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की जो जनता की सरकार है और जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, उस पर हम विशेष रूप से काम कर रहे हैं। और जो सरकार की हितकारी नीतियां हैं, जो उसके अंतर्गत सारे वर्गों के वोट हमारे साथ हैं, और निरंतर बहुत अच्छा काम कर रही है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि बहुत लंबे समय से नगरीय निकाय की जहां बात कर रहे हैं, तो महानगरीय और शहरी जगह पे तो हमारा वोट बैंक बहुत मजबूत था ही था। उसके साथ साथ आज किसी रूरल इलाके में भी देखिए, तो सारे नगरीय निकायों में जो हमने परफॉर्मेंस दी है, वो हमारी दिनों दिन परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट होती जाई है। और मैं दावे के से कह सकता हूं कि आगामी नगरीय निकाय पे उसकी तैयारी हमारी भारतीय जनता पार्टी की बूथ स्तर तक पूर्ण रूप से मजबूत है, और हम बहुत अच्छे प्रमाण के साथ साथ आपके साथ अपने प्रमाण को साबित करेंगे, और निश्चित रूप से सारी सीटों पे जीत के मैं फिर से आपके चैनल पे आके ये बात आपसे दोहराऊंगा। जी प्रभु जी, एक और चीज़ हमने देखा कि कल भी एक बैठक हुई थी, कमलनाथ ने बैठक ली थी, जिसमें महिला नेत्रियों की उन्होंने बात सुनी थी। ऐसा कांग्रेस में कभी होता नहीं कि अलग अलग गुटों पे या अलग अलग महिलाओं या आदिवासियों की बैठकें हों, लेकिन कल भी जो बैठक हुई थी उसमें एक तरह से उन्होंने कहा कि नीचे से जिसका नाम आएगा उसको टिकट दिया जाएगा, लेकिन साथ ही एक अच्छी चीज़ ये कही है कि जो नेताओं की पत्नियाँ हैं और जो सक्रिय नहीं है, तो उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। हालांकि ऐसा आपको लग रहा है कि कांग्रेस में संभव है, क्योंकि ये पैरामीटर तो सब पे लागू होना चाहिए, क्योंकि अगर यही पैरामीटर आपने बनाया है, अगर ये मानक है, तो फिर नकुलनाथ को टिकट क्यों मिला, इस पर सवाल उठना चाहिए। और भी ऐसे कई सारे नाम हैं, क्योंकि चूँकि मुखिया है उनके बेटे का मामला, इसलिए क्योंकि अगर हम बात जयवर्धन की करते हैं तो वो सक्रिय हैं। ऐसे तमाम सारे लेकिन लोग हैं जिनको इसी बिना पर टिकट मिला, या तो उनके परिवार के कारण, उनके पति के कारण, या और भी सारे कारण हैं। नगरीय निकाय चुनाव जहां आपके पास हमने देखा कि जब 29 सीटों पर चुनाव थे 28 पर, उसमें कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिले, बीजेपी से आयातित लोगों को उनको टिकट देना पड़ा।
लोकसभा में हमने ये स्थिति देखी, तो नगरीय निकाय में जहाँ पे हजारों की संख्या में आपको पार्षद से लेकर महापौर तक टिकट बांटना है, तो क्या संभव है कि आपका ये फार्मूला में लागू हो? और क्या अगर ये लागू कर लेती कांग्रेस, तो क्या वो लगता है कि जो बीजेपी ने जिस महिला वोट बैंक में सेंध बना ली, पेट बना ली, खासतौर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो मामा की छवि है, उसको कांग्रेस या कमलनाथ भेद पाएंगे? देखिए मनोज जी, राजनीतिक दल के जो बजाने वाले ढोल होते हैं, ऐसी बात है जी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, तमाम पार्टी के नेता ऐसे ही ढोल बजाते हैं। यदि कमलनाथ जी ये बात कह रहे हैं कि वो केवल कार्यकर्ताओं को ही टिकट देंगे, जो सक्रिय महिला कार्यकर्ता हैं, घर में बैठे हुए लोगों को टिकट नहीं देंगे या नेता के परिजनों को टिकट नहीं देंगे, तो ये कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने का एक उनका उद्देश्य है कि उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो सुस्त पड़ जाते हैं बड़े नेता को देखकर कि इसकी तो पत्नी को मिल जाएगा, इसकी बहू को मिल जाएगा, इसके भाई को मिल जाएगा, इसके पति को मिल जाएगा टिकट, वो जहाँ सुस्त हो जाते हैं तो उनको एक्टिव रखने की ये कवायद है। लेकिन जब चुनाव आएगा, जब चुनाव आज की घोषणा हो जाएगी, कार्यक्रम जारी हो जाएगा, नामांकन का समय आएगा, तो जो चेहरे जिनको टिकट देने फिर उसमें क्राइटेरिया चेंज हो जाता है, उसमें जिताऊ का शब्द शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और हमने अभी जो उपचुनाव हुए उसमें भी यही देखा, 28 उपचुनाव में पहले कहते रहे कि जयचंदों को नहीं देंगे, गद्दारों को नहीं देंगे, लेकिन आधे से ज़्यादा गद्दार और जयचंद कांग्रेस में दिखे। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बंगाल में क्या हो रहा है, बंगाल में भी वही हो रहा है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी, यदि हम मोदी सरकार को देखें तो जब मोदी के जो पहले रिजिम थे तो उसमें कुछ ऐसे लोगों को मंत्री, सीधे मंत्री बना दिया गया जो राजनीति में नहीं थे। बिल्कुल। या कुछ ऐसे लोग जो दूसरे दलों से आए थे, उनको चुनाव जीतकर उनको पद दे दिए गए। यदि मध्य प्रदेश की बात करते तो यहाँ भी चुनाव जब होता है तो भारतीय जनता पार्टी भी इसी तरीके की तोड़फोड़ मचाती है। बिल्कुल। हमने देखा भिंड में जो कांग्रेस का सांसद उम्मीदवार थे भागीरथ प्रसाद, उनको रातों रात भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया था। तो ये स्थितियां बनती हैं। कोई राजनीतिक दल सूर्य जातिगत समीकरण देखते हैं, जिताऊ का एक फैक्टर देखते हैं, सामने वाले को साथ में किस उम्मीदवार को लाने से या किस नेता को लाने से कितना नुकसान हो सकता है, उस फैक्टर को देखते हैं, उसके बाद ये निर्णय लेते हैं। जो टिकट देने वाली जो कवायद है या उस समय की जो बातचीत है या उस समय की जो रणनीति है वो अलग होती है। और आज जो कहने की बात है, क्योंकि अभी चुनाव दूर है, तो अभी कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखना है। उनमें से अच्छे यदि कुछ निकल कर आते हैं तो स्वाभाविक तौर पर वो रेस में रहेंगे, टिकट की रेस में, तो उनमें से यदि चयन होगा तो उनको टिकट मिल ही जाएगा। लेकिन हम उदाहरण यदि पिछला देखें तो जब विभा पटेल को यहाँ पर टिकट दिया गया था 1999 में, बिल्कुल, तो उस समय कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं था, महिला उम्मीदवार। भारतीय जनता पार्टी के पास भी कोई ऐसा योग्य महिला उम्मीदवार नहीं था जिसको टिकट दिया जाए। राजो मालवी जो होशंगाबाद जिले की रहने वाली, उनको भाजपा ने टिकट दिया था। और राजकुमार पटेल जो पूर्व मंत्री थे, उनकी भाभी को कांग्रेस ने टिकट दिया था। घरेलू महिला थी बिल्कुल। लेकिन आज विभा पटेल अपने आप में एक स्थापित नेता है, कई चुनाव लड़ चुकी हैं, प्रवक्ता के तौर पर कभी डिबेट्स में जाती हैं और बड़े अच्छे से दलीलें रखती हैं कांग्रेस के पक्ष में। तो इस तरीके की स्थितियां बनती हैं। कोई को नेता को जो तैयार होता है, यदि कोई आया है घर से निकल के, चूंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि उनकी वो होती है, बिल्कुल आमतौर पर वो सामने फ्रंट रोल पर नहीं खेलते हैं, लेकिन पीछे की कवायद जो है बहुत सारी कई रणनीतियों में उनकी भागीदारी होती है। कृष्णा गौर भी उदाहरण है। जी, कृष्णा गौर एक बड़ा उदाहरण है यहाँ पर मध्य भोपाल का। तो इस तरीके से घरेलू महिलाओं को भी टिकट देते हैं दल। लेकिन वो कहने की बात है मनोज जी, जो अभी कह रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर हर राजनीतिक दल यही बात करता है। जी, लेकिन एक और चीज़ है प्रभु जी, जो आपने कहा कि जब टिकाऊ और बिकाऊ की बात में जो एक सबसे बड़ी बात है कि जिताऊ की बात करती पार्टियां, तो जब दूसरी पार्टी से जब वो लाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी पार्टी की जो रीति नीति से प्रभावित है, हमारे नेता से प्रभावित है। और जब वो जाता है तो वही जिताऊ, वही टिकाऊ, उनके लिए वो बिकाऊ हो जाता है, जयचंद हो जाता है, गद्दार हो जाता है। तो मनोज जी, इसीलिए तो आप देखिए ना, नेताओं को जो है नेताओं का सम्मान केवल और केवल चुनाव तक ही रह गया है। बिल्कुल। और हमने देखा यही मध्य प्रदेश में पिछले निकाय चुनाव का ही मामला है कि वो एक प्रत्याशी को जूतों की माला पहना दी गई थी, दरवाजे पे पहुंचा था। तो इस तरीके की घटनाएं भी सामने इसीलिए आती हैं क्योंकि आमतौर पर इस तरीके का जो चरित्र हो गया राजनीति का, स्थायित्व तो नहीं है राजनीति में। राजीव गांधी ने एक बहुत अच्छा दल बदल कानून लाया था, अब उसकी काट निकाल ली गई है। अब उस तरीके से कोई दल बदल नहीं हो रहा है, वो समूह में जा रहे हैं, इस्तीफा देकर नई पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। बोझ आखिर किस पर पड़ता है? उदाहरण है, किस पर बोझ पड़ता है? प्रदेश पर बोझ पड़ता है, आम जनता पर बोझ पड़ता है। जी, उस एक व्यक्ति को विधायक था, उसको फिर इस्तीफा कराकर फिर विधायक बनाने का जो भार है, उसका भरपाई वो वोटर करता है जो उसको वोट देकर जिताने जा रहा है। बिल्कुल। तो ये जनता को समझना होगा, जनता को अपने अधिकार, अपने कर्तव्य, अपने दायित्व समझने होंगे। उस पर जो बोझ डाला जा रहा है उसको भी समझना होगा। जब जनता से प्रतिकार होगा जी, तो शायद इन परिस्थितियों पर रोक लगे। दीपक जी, जो कुछ प्रभु जी ने कहा उससे जुड़ा एक सवाल, और बहुत छोटा उसका जवाब, क्योंकि आपके प्रधानमंत्री या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि
चुनाव और बार बार के चुनाव और सारे खर्चों से बचने के लिए विधानसभा से लेकर लोकसभा के चुनाव एक साथ हो जाना चाहिए। और आप जो है पूरे देश में इतनी तोड़फोड़ मचाए हो कि रोज़ उपचुनाव की कहीं ना कहीं से खबरें आती है। बिहार में भी सरकार बने ज़्यादा समय नहीं हुआ और खबरें आ रही कि 13 कांग्रेसी एनडीए में जाने को तैयार हैं। पश्चिम बंगाल का उदाहरण सामने है। और दूसरा कि क्या जो कांग्रेस तो चलिए क्राइटेरिया की बात करिए कि नेताओं की पत्नियों को जो सक्रिय नहीं उनको टिकट नहीं मिलेगा, आपकी पार्टी आप मांग करेंगे? क्योंकि ये नेता पुत्र नेताओं की पत्नियों के कारण जो युवा मोर्चा आपकी जो टीमें या युवा हैं वो पीछे कहीं ना कहीं सड़क जाते हैं और उनको मौका नहीं मिल पाता है। देखिए भाई साहब, जो आपने मेरे से पहला क्वेश्चन किया कि अगर पहले मैं परिवारवाद की बात करूं तो आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के माननीय अभिलाष पांडे जी प्रदेश अध्यक्ष थे। वो किसी के नेता के पुत्र नहीं थे, वो सब अपने दम पे प्रदेश अध्यक्ष बने और आज की डेट में काम कर रहे हैं। तेजस्वी सूर्या जी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करूं युवा मोर्चा की, तो वो भी किसी के नेता पुत्र नहीं, उन्होंने सबसे कम उम्र के उनकी 28 साल उम्र है और उन्होंने आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के बन के युवा मोर्चा में बैठे हुए हैं। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि जो हमारा बहुत ही जल्दी युवा मोर्चा का जो नया चेहरा होगा वो भी निश्चित ही किसी नेता पुत्र नहीं होगा। और जितने नेता पुत्र हैं, अगर आप बोलें तो युवा मोर्चा में कभी भी किसी विशेष दायित्व में नहीं है। सारे के सारे नेता पुत्र जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पे जनता के बीच में जाके काम किया है और वो सिर्फ अपनी मेहनत के दम पे ही आगे बढ़ते हैं, किसी भी नेता की अनुशंसा पे आगे नहीं बढ़ते। लेकिन जब कांग्रेस में ऐसा नेतृत्व आता है तो आप कहते हैं कि परिवारवाद, और आपके आता तो आप कहते हैं कि मेहनत से जीता जाता सबूत है कि कांतिलाल भूरिया जी अपने पीसीसी के नेतृत्व में, उन्हीं के बेटा विक्रांत जो है वो युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना है। तो निश्चित रूप से आप, लेकिन उन्होंने तो चुनाव से हुआ, आपके यहाँ तो मनोनीत होते हैं, उन्होंने तो चुनाव लड़ा है, 40,000 से ज्यादा वोट हासिल किए जब जाके अध्यक्ष बने। वोट डालने वाले कार्यकर्ता जो समीकरण बनाए जाते हैं, उनको माहौल बनाया जाता है, वो कौन होता है? वो सिर्फ जैसे अभी आपकी जो रिपोर्ट आ रही थी, स्टोरी आ रही थी कि सिर्फ दिग्विजय जी सिंह जी जो चाल लेते हैं, कमलनाथ जिनको चाल लेते हैं, वो आज पार्टी में उनकी कवायद हो जाती है। पर अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी एक पार्षद को टिकट देनी होती है तो उसकी जिले से लेकर, उनके संगठन से लेकर, उसके बूथ से लेकर, उसके मंडल अध्यक्ष से लेकर उनसे सलाह ली जाती है और उस स्तर पर पार्टी की टिकट दी जाती है। क्राइटेरिया की बात करोगे क्या? और दूसरा जो मैंने कहा है कि जो प्रधानमंत्री आपके कह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव, उस पर आपका क्या राय है? मैं उस पर भी कहना चाह रहा हूं, जैसे कोई भी अगर आज पार्टी के द्वारा चुना हुआ उम्मीदवार खड़ा होता है और जब वो जनता के हजारों वोटों से जब विधायक बनता है तो सीधी सी बात है कि जनता की जो मांगे होती हैं, जनता के जो विषय होते हैं, वो उनको पूरा करना उस प्रत्याशी की, उस जीते हुए प्रत्याशी का एक मनोबल होता है। पर जब वो प्रत्याशी अपनी पार्टी की कुनीतियों के कारण या अपनी पार्टियों के उसके स्नेह के कारण जब वो पूरा नहीं कर पाता तो निश्चित रूप से वो पार्टी से उसे अलग होकर दूसरी पार्टी में जाना करता है जो जनता के हित में है। और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आज की डेट में हम कोई पार्टी कोई चीफ है जो हमारी बातें नहीं सुन पा रहे हैं, हमारी जो हमने जनता के बीच में चुन के भेजा गया है, और अगर हम जनता का भला नहीं कर पा रहे हैं और हमें घुटन हो रही है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस से जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं तो उनकी नीतियों से असंतुष्ट होकर ही हमारी पार्टी में शामिल हुए और निश्चित रूप से जनता का बहुत बेहतरीन भला कर रहे हैं। बिल्कुल, जो वही बात है जो मैं प्रभु जी से कहा था कि जब आपके यहाँ जाते हैं तो वो रीति नीति से प्रभावित होते हैं और जब आपके यहाँ से जाते हैं या किसी भी दल से तो वो बिकाऊ टिकाऊ गद्दार हो जाते हैं। बहरहाल समय और इजाज़त नहीं दे रहा है तो इस कार्यक्रम को यहीं रोकना पड़ेगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस जिस प्रकार की कवायद कर रही है, और प्रभु जी ने भी कहा है कि अगर इस प्रकार की कवायद वो कर रही है आदिवासियों के पेड़ बनाने की, जो उनका कोर वोट बैंक था, या दलित है, तो बीजेपी के लिए अलार्मिंग है कि बीजेपी को अभी से चेत जाना चाहिए। क्योंकि ये ऐसा जो वोट बैंक है आदिवासियों का, जो 2013 की बात करें हम 31 सीटें जीती थी, 2008 में बीजेपी ने 30 से 60 ज़्यादा सीटें जीती थी, और 2018 में जैसे ही बीजेपी का ग्राफ कम हुआ आदिवासी इलाकों में तो सरकार चली गई। ये बात हो रही है कि कांग्रेस में बगावत हुई और सरकार बन गई। लेकिन जिस प्रकार से दल बदल की जो बात हो रही है, जिस प्रकार से इस्तीफे हो रहे हैं, तो उसमें एक सुझाव हम ये भी देंगे कि राजनीतिक दलों को या जनता को भी मांग करना चाहिए, चुनाव आयोग को भी ध्यान देना चाहिए कि जो लोग बीच में इस्तीफा देकर चले जाते हैं तो जो चुनाव का जो खर्चा है वो उनसे ही वसूला जाए। तो ये दो फायदे होंगे, एक तो आदमी जब जाने के पहले सोचेगा और दूसरा जनता पे बार बार बोझ कम होगा। और तीसरी एक बड़ी बात है कि बीजेपी, जिसको अभी तक ये लग रहा था कि आदिवासी और कोर वोट बैंक उसकी अब की जेब में है, जो जब छिटका है तो उसके लिए एक बड़ा झटका है। और दलित वोट बैंक अभी भी बीजेपी के पास आता नज़र नहीं आया है। और 2019 के जो उपचुनाव हुए थे 28 सीटों के, उसके नतीजे तो कम से कम यही बताते हैं। तो उम्मीद की जाना चाहिए कि सारे राजनीतिक दल केवल चुनाव के समय नहीं, पूरे 5 साल या जब तक उनकी सरकार रहे या विपक्ष में रहे, तो आदिवासियों की, दलितों की, महिलाओं की, सब वर्गों की चिंता करें। तो मुझे लगता हो सकता है इससे प्रदेश का भी भला होगा, देश की राजनीति का भला होगा, प्रदेश की जनता का भी भला होगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।